साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जो आपका 2023 दिसंबर में इवनिंग में पूछे गए थे। तो सेक्शन सी के काफ़ी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। उसी के क्रम में कुछ और क्वेश्चंस पे एक नज़र हम डालते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक मैचिंग के क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिया था। तो एक क्वेश्चन जो आपका और पूछा गया और इस क्वेश्चन से भी मतलब इस पर्टिकुलर जो टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, इससे आपका डीबीटी जेआरएफ 2023 में भी क्वेश्चन आया था। और ये आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसको हम प्यार से एस्पार्टेम बोलते हैं, जो कि आपका एक डाइपेप्टाइड होता है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन आपका वहीं से बनाया और एक आपको स्ट्रक्चर डाल दिया, जैसा कि उनको भी पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कौन-सी उनकी कमज़ोर नस होगी। तो उसी चीज़ को इन्होंने पकड़ा कि आपको एक स्ट्रक्चर से उन्होंने डरवाया। ठीक है? बट यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं था, बस एक आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी जो है ये आपका 273 है और यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है स्टीरियो कन्फर्मेशन ऑफ द जो आपका एक डाइपेप्टाइड है, डेरिवेटिव ऑफ एस्पार्टिक एसिड और फेनिलएलनिन। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे ही आपको एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम याद आ जाना चाहिए, जिसको हम एस्पार्टेम बोलते हैं, जो कि एस्पार्टिक एसिड और फेनिलएलनिन का मिक्सचर होता है। एक आपका डाइपेप्टाइड है। ये हमेशा याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको जानते हैं, तो ये आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड स्वीटनर होता है, जो कि आपका 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है, जो कि आपके केन शुगर से। यानी कि जो आपका नॉर्मल शुगर होता है, उससे ज़्यादा ये 100 गुना ज़्यादा ये आपका क्या होता है, स्वीटनर होता है। बेसिकली जो आपका ये मॉलिक्यूल है, यहीं पर इस लाइन में लिखा गया है कि ये आपका एक मेथाइल ईस्टर है। और जब भी आप एस्पार्टेम के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप गूगल से पढ़िए, चाहे आप किसी बुक को फॉलो करते हैं, वहां पे ये पॉइंट आपका मेंशन रहेगा कि ये आपका एक मेथाइल ईस्टर होता है, जो कि डाइपेप्टाइड से बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड ऑफ फेनाइल एज इट इज अनस्टेबल होता है एट कुकिंग टेम्परेचर। इट यूज इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक में इसका हम यूज करते हैं। हालांकि अभी रिसेंट में ही एक न्यूज आई थी, जहां पे सॉफ्ट ड्रिंक में एस्पार्टेम के यूज़ को थोड़ा-सा बताया गया है कि थोड़ा-सा हानिकारक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करंट चीज़ों से अवेयर रहते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन की तरफ जा सकते थे। तो सिंपल सा आपको ऑप्शन में मेथाइल ईस्टर सभी जगह दिया गया है, और चूँकि ये आपका डाइपेप्टाइड है और नेचुरल मतलब नॉर्मल तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है, कोई इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है। और वैसे भी आपको पता है कि आपके मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपके एल कन्फर्मेशन में होते हैं। डी कन्फर्मेशन वाले आपको बहुत ही एक्सेप्शन केस में देखने को मिलते हैं। और जैसे ही मैं एक्सेप्शन की बात करता हूँ, उसी समय आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल को याद आना चाहिए, जहाँ पे आपका डी एलानिन के फॉर्म में आपका मॉलिक्यूल पाया जाता है। याद आया आपकी कहानी? तो मोस्टली जो होते हैं वो आपके प्रोटीन जो होते हैं वो आपके एल कन्फर्मेशन में होते हैं, यानी कि एल अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। और जब भी हम डी की बात करते हैं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, तो वो हमेशा डी फॉर्म में प्रेफर किए जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक डिस्क्रिप्शन है। तो बस उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल होता है, ये आपका एल एस्पार्टिल एल फेनाइल एलानिन और मेथाइल ईस्टर हम इसको कहेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, बस थोड़ा सा ये आपके, जैसे मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही मैंने बोला कि ये आपके कमजोर नस को इन्होंने पकड़ा और आपके सामने एक गहरा सा स्ट्रक्चर बना दिया और आपको यहीं पर कंफ्यूज कर दिया। बट फिर भी अगली बार से याद रखिएगा, एस्पार्टेम जो होता है ये आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, डाइपेप्टाइड है, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइलएलानिन का है, मेथाइल ईस्टर है। बाकी इसको हम यूज कहाँ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं, और ये अनस्टेबल होता है एट द कुकिंग टेम्परेचर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखेंगे। बाकी एक काम जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि आप डीबीटी जेआरएफ 2023 के पेपर को उठाएँगे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि एस्पार्टेम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे सॉल्यूशंस में मिल जाएँगे, तो आप उसको पर्टिकुलर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ये भी मैं कहूँगा 4 नंबर में एक तरीके का बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी जो है वो आपकी 273 लास्ट की डिजिट है, और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका पहला होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपने रिसेंट में ही, मैंने आपके एग्ज़ाम से जाने से पहले जब हम पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर ही मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे हमने पीवाईक्यूज़ 2022 के डिस्कस किए थे और आपको कुछ अप्रोचेस बताए थे, किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को पा सकते हैं, उसके सही आंसर को। और अगर आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन सेम लगेंगे, और इवन बस थोड़ा सा इन्होंने फर्क किया है
चाहे आप सीक्वेंस का बोल लीजिए, बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिट्टो सेम है। तो जो बच्चे यहाँ से पीवाईक्यूज़ करके गए थे, या फिर अगर आपने अपने लेवल पर भी अगर आपने पीवाईक्यूज़ को बहुत ही इज्जत के साथ अगर आपने सॉल्व किया होगा, उसको रिस्पेक्ट देकर अगर आपने सॉल्व किया होगा, तो ये 4 नंबर आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर भी उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, इन्होंने भी यहाँ पे इग्नोर द टीएम और लेंथ वगैरह को बोला था, और यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा प्राइमर्स कैसे यहाँ पे बनाते हैं, किस तरीके से सारा वर्क होता है, बढ़िया से मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। तो आपको ये प्रूफ भी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि कोई चीज़ें हवा में बात नहीं की जाती हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम से लिंक्ड हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस दिया गया, और साफ-साफ कह दिया गया भैया आप ज़्यादा लेंथ, टीएम और जीसी कंटेंट के बारे में मत सोचो, क्योंकि जब आप प्राइमर की सिंथेसिस करना सीखते हैं, जब आप अपने लेवल पे जब आप मास्टर्स में पढ़ाई करते हैं या आप कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, टीए ब्राउन पढ़ते हैं, तो कुछ उनके थंब रूल्स होते हैं। बट यहाँ पे बोल दे भैया इतना दिमाग पे बुद्धि पे अपना लोड मत डालिए, इन सब चीज़ों को हमको छोड़ दीजिए, बस आप एक नॉर्मल बता दीजिए अगर मुझे इसको एम्प्लीफाई करना है, तो मैं कौन-सा सीक्वेंस उठाऊँगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे जो प्राइमर चाहिए होगा वो इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए होगा, तो यानी कि सी के अपोजिट में मेरा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ए के अपोजिट में टी आ जाएगा, फिर जी के अपोजिट में सी आ जाएगा, ए के अपोजिट में टी आ जाएगा, और ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, क्योंकि मुझे इसको पोलैरिटी मेंटेन करनी है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप पढ़ लीजिए, कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में रखा हुआ है जी टी सी टी ए। बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको उलझना नहीं था, आसानी के साथ ये आपके 4 नंबर आपकी जेब में थे। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 344 है, और सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो किस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीएसआईआर में रिपीट किए जाते हैं, और किस तरीके से आप पीवाईक्यूज़ के जब हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, उसको भी देखकर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते थे। तो ये भी आपके सामने हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आपके सेल सिग्नलिंग का है, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ भी है, जहाँ पे मैंने बोला भी है कि जो आपके रॉड सेल्स या फोटो रिसेप्टर्स वाली जो सिग्नलिंग होती है, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं एक दूसरे एस्पेक्ट में सॉल्व करूँगा, हालाँकि अगर आप इस पूरी सिग्नलिंग को पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग होता है, जो कि आपके ट्रांसड्यूसिन या जी प्रोटीन, जी रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, साइक्लिक जीएमपी का रोल होता है, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? जिसको हम प्यार से फोटो ट्रांसडक्शन पाथवे बोलते हैं, जो कि आपके रॉड सेल्स में होती है। बट अगर आपको यहाँ पे क्या कह रहा था कि ये कुछ आपके इवेंट्स दिए गए हैं, जो कि ए से लेके एफ तक में दिया गया है, और आपको करेक्ट सीक्वेंस आपको पहचानना है कि किस तरीके से कहानी चलेगी। तो अगर आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई इवेंट होगा, और मैं यहाँ पे केवल फॉस्फोडाइस्ट्रेस को अगर मैं देखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका एंजाइम होता है, अगर मुझे जीएमपी है, सपोज़ दैट अगर ये जीएमपी है, इसको मुझे साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करना होगा, तो जो एंजाइम मुझे चाहिए होगा, वो मुझे फॉस्फोडाइस्टरेज़ चाहिए होगा, यही तो चाहिए होगा। तो यानी कि अगर मैं इस तरीके से अप्रोच से भी अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जाऊँ, कि अगर आपको साइक्लिक जीएमपी मिल रहा है, तो उसके पहले फॉस्फोडाइस्टरेज़ एक्टिवेट हुआ होगा। तो यानी कि बी इवेंट पहले होगा और ई इवेंट बाद में होगा। तभी तो भाई जब आपका फॉस्फोडाइस्टरेज़ बढ़ेगा, तभी तो आपके बॉडी में जीएमपी को तोड़ के साइक्लिक जीएमपी में बढ़ाएगा। अब दुनियादारी वहाँ पे कुछ भी हो रही हो, मैं उस चीज़ को अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी कहानी बनेगी वो आपका बी होगा, और उसके बाद आपके साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा। तो अगर किसी ऑप्शन में अगर मैं देखना चाहूँ, तो बी के जस्ट बाद ई मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जो अगर आप इवेंट्स में जाएँगे, तो सबसे पहला इवेंट जो होता है वो रोडोप्सिन में कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिसके बाद आपका ट्रांसड्यूसिन जो आपका एक प्रोटीन होता है वो आपका एक्टिवेट होगा, फिर बी और ई वाली एक्टिविटी होगी, और उसके बाद आपका हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, और हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद आपके डिक्रीज रिलीज ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमीटर जो होते हैं वो कम रिलीज होते हैं। बट फिर भी आप एक अच्छे तरीके से इस 4 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन को भी आपका पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस आपको मिल गए होंगे। इसके बाद एक और पाथवे है, जो कि बेस एक्सिसल रिपेयर पाथवे है, क्योंकि इसका वीडियो का कंटेंट मैं बना के रखा था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट फिर भी एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना होता है बेस एक्सिसल रिपेयर पाथवे, जो कि मैंने आपको बोल रखा भी था कि भैया कहीं से भी पढ़ लेना, जहाँ से भी बुक, किताब, किसी और के वीडियो देख लेना, कहीं पर कुछ भी गूगल से पढ़ लेना, लेकिन एक्सिसल रिपेयर पाथवे, मिसमैच रिपेयर पाथवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके स्टेटमेंट्स दिए गए थे, और आप
आपको इसी के बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो थे वो आपको फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले बोला है कि जो आपका बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे होता है उसमें आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो क्या करता है डैमेज्ड बेस को हटाता है और क्लिप आउट कर देता है डैमेज बेस को। तो सही बात है, जब आप बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर किसी बेस में प्रॉब्लम आती है, तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो होता है ये आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है जो कि शुगर और बेस के बीच में होता है, और उसको डिग्रेड करने के बाद क्या करता है वो पर्टिकुलर बेस को हटा के मतलब करेक्ट बेस को लाके जोड़ना, ये इस पूरे इवेंट की कहानी होती है। राइट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया में जो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो मिसिंग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। अगर आप अभी रिसेंट में आप हमारे साथ बायोटेक पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैंने अभी बताया। इसके अलावा शायद इस पेपर में भी एक क्वेश्चन अभी और भी डिस्कस मैंने किया था जहां पे पॉलीमरेज की बात आई थी। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वही किसी गैप या मैं कह दूं निक को फिल्ड करने की क्षमता रखता है, पॉलीमरेज थर्ड नहीं रखता है। तो पॉलीमरेज थर्ड जो होगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे करेक्ट ऑप्शन पहचानने हैं, तो बी जहां-जहां रखा है उसको मैं यहाँ पे सीधा-सीधा काट दूँगा। अब ए मेरा सही है जो मैंने ऑलरेडी समझ गया, जो कि कोई भी एक नॉर्मल बेस एक्सेशन रिपेयर पाथवे पढ़ेगा उसको पता होगा। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी फँस जाएगी कि आपको सी सिलेक्ट करना है या आपको डी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो कहानी बनती है, जब आप यूकैरियोटिक में जब आप इसमें जब चूंकि यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज कट मारता है तो एक आपका एप्यूरिक यानी भाई किसी बेस को आपने हटाया, हालाँकि इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर कर लेंगे। बट आपने या तो वो जो होगा वो आपका प्यूरिन होगा या आपका पैरिमिडीन होगा जिसको आप हटाएँगे। तो चूंकि आपने किसी को हटाया है तो जो साइट बनती है उसको हम ए प्यूरिनिक या ए पैरामिडिनिक साइट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका एंडोन्यूक्लियस होता है, कह रहे हैं कि वो जो आपका पर्टिकुलर होता है परफॉर्म करता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि एपी प्रोसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये गलत बात होता है। ये आपका जो एपी एंडोन्यूक्लियस होता है इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका ए और सी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। बट जरा सा भी अगर आप में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर अगर आप सीरियस होंगे, अगर आपने वॉटसन थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, आपने किसी भी टीचर से थोड़ी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते थे। तो वो चीज मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो 70 32 86 इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए एंड सी होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन और इस तरीके से सारी अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।